फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज फ्रिक्शन? आपके हिसाब से फ्रिक्शन क्या है? कोई भी जवाब दो मुझे। आपके हिसाब से फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स होता है, बराबर। एक तो पार्ट छोटा सा चमका फोर्स होता है। क्या करता है वो? क्या अपोज करता है? किसको? मोशन को अपोज करता है, पक्का? बराबर। मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। अपने घर का एग्जांपल ले लो भाई, ठीक है। पेरेंट्स बोलेंगे कि इधर जाना है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, फ्रिक्शन। क्या करता है? अपोज करता है, बराबर। फिर पापा बोलेंगे नहीं चलना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ गया, फ्रिक्शन भी बढ़ गया, बराबर है, ठीक है। तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन की चाहत यह है कि देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो फ्रिक्शन की चाहत क्या है? अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, बराबर। जो दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में रिलेटिव मोशन जीरो रहना चाहिए, यह फ्रिक्शन की चाहत है। मतलब दो प्रेमी जीव एक साथ ही जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अगर वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम गिर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो रहा है। आया समझ में? ठीक है। एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग ये डील करेंगे, बट पहले पार्ट ये चमका कि भाई फ्रिक्शन क्या चाहता है। फ्रिक्शन ये चाहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए फ्रिक्शन जी जान लगाता है, ठीक है। एंड ये फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? फ्रिक्शन डिपेंड रहता है किसके ऊपर? मास के ऊपर जो कांटेक्ट के ऊपर रखा है। एवरी टाइम? नो, नॉट रियली। वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपको अगर पूछा जाएगा कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शंस बहुत सारे हो जाएंगे। डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स, या डिपेंड ऑन प्रेशर, डिपेंड ऑन आपको दिया जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, डिपेंड ऑन आपको दिया जाएगा मास, डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी। तो आंसर क्या रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सो दिस फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो दिस डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। ऑफ कोर्स इन फ्यू केसेस ये आपको आगे जाके exceptions are there, with some exceptions, ठीक है। कैसे exceptions होगा वो पता चलेगा आगे जाके, ठीक है। ओके, तो जब भी मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तब एक एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लो ये ब्लॉक मतलब आप हो, क्या हो? ठीक है, आप मतलब आप, मैं नहीं, ठीक है। सो ये, ठीक है, पेरेंट्स आपको खींच रहे कि भाई चल मेरे साथ, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन। चमका? अभी ये क्या हो रहा है ना कि ये जो कुछ ब्लॉक है असलियत में कोई ना कोई सरफेस के ऊपर है। नाउ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, वन इज सरफेस विच इज रिजिड सरफेस राइट नाउ, एंड अनदर इज अ ब्लॉक, ठीक है। इनके बीच में कॉन्टैक्ट है, इसीलिए फ्रिक्शन है, राइट। सो वी कैन ऑल्सो से दैट जब भी कॉन्टैक्ट रहेगा तभी फ्रिक्शन रहेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के लिए बोलते थे, जब भी कॉन्टैक्ट रहेगा तब नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो वैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो जाता है, एंड असलियत में ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है असलियत में, ठीक है। इसके इन डेप्थ हम लोगों को अभी नहीं जाना है, ठीक है, बट ये ध्यान में रखना है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। मतलब क्या कि ये रिजिड सरफेस तो है, बट ये अगर स्मूथ नहीं रहा, रफ रहा, तो फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ेगा। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत कम रखता है, एंड रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन अपने अपने हिसाब से हमारे लिए
कुछ अच्छा चीज़ें करता है, कुछ बुरी चीज़ें करता है, ठीक है। फ्रिक्शन हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें करता है, कुछ बुरी चीज़ें करता है। जैसे कि मैं इधर चल रहा हूँ, ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। ये अगर फ्रिक्शन कुछ भी नहीं होता तो मैं स्लिप हो जाता उसके ऊपर। मान लो आइस रखा है, आइस के ऊपर मैं चल सकता हूँ? नहीं। आइस वाले रोड के ऊपर मैं गाड़ी चला सकता हूँ अच्छे से? डर डर के चलाऊंगा। वही है कल्याण वाले रोड के ऊपर, डर के चलाऊंगा, है ना, खड्डे को, है ना। बट जोक्स अपार्ट, whenever there is a smooth surface we have less friction, whenever we have rough surface there is more friction, ठीक है। if we are saying that this is सपोर्ट करने वाला जो फ्रिक्शन है हम लोगों को, वो कौन सा है? जब हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को वो सपोर्ट कर देता है, ठीक है। अपोज करने वाला फ्रिक्शन क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल मैं मिक्सर लगा रहा हूँ, ठीक है, राइट। एंड वो मिक्सर वाला जो मोटर होता है, ठीक है, मोटर के ऊपर एक वाइट कलर का ऐसा छोटा सा सर्कुलर प्लेट रहता है एंड उसके ऊपर वो हमारा जो बर्तन रखते हैं हम लोग, और वो खट खुट करके बैठ जाता है, ठीक है। अगर उनके बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन हुआ तो वो जो भिंगरी होती है वो टूट जाती है, ठीक है। भिंगरी मतलब सर्कुलर प्लेट जैसा होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। या सिंपल और एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे कि भाई ड्रॉवर, ठीक है। कई बार ऐसे होता है बारिश में हम लोग ड्रॉवर खींचते हैं बट वो ड्रॉवर बाहर आता ही नहीं है। फिर हम लोग और फोर्स लगा के खींचते हैं, और फोर्स लगा के खींचते हैं, फिर पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, ठीक है। आता है तो पूरा बाहर आ जाता है। इसमें क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है और वो अलाउ नहीं करता है एक्सटर्नल फोर्स को कि तू बाहर आ जा। इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं कि भाई बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, राइट। तो वो जो कुछ प्लेट्स रखा हुआ, ब्रैकेट्स रखा हुआ रहता है उसके दो वॉल्स के बीच में, ठीक है, वो जो उसमें हम लोग बॉल बेयरिंग, ये चीज़ आपने सीखा होगा शायद, बॉल बेयरिंग सीखा नहीं, देखा होगा, राइट। छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं, वो जो ब्रैकेट्स रहते हैं उसके बीच में छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं, राइट। जो चैनल्स को हम लोगों ने ड्रॉवर को ऐसे खींचा तो वो चैनल का एक पार्ट आगे सरक जाता है, राइट। एंड वो ड्रॉवर खुल नहीं रहा है फ्रिक्शन के वजह से, तो वो अपोज कर रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इस टाइम में, बराबर। और उसको स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? ऑयल यूज करते हैं, है ना। तो ऑयल लगा के हम लोगों ने फिर 10 बार खटखुट किया तो वो ड्रॉवर अपने आप लाइन पे आ जाता है, बराबर है ना, ठीक है। तो ये होता है फ्रिक्शन का अपोज करने वाला नेचर। एंड हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो होता है फ्रिक्शन का सपोर्ट करने वाला नेचर। तो ऑलवेज फ्रिक्शन अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है। फ्रिक्शन अपोज किसको करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन किसको अपोज कर रहा है? रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। चमका अच्छे से? क्लियर है? तो नाउ वी आर ऑन द पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन रहता है, जैसे मैंने बोला, वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। फ्रिक्शन की कुछ अपनी एक खुद की काबिलियत होती है, उसके बाद में वो हम अप्लाई नहीं होगा मतलब उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मैक्सिमम लिमिट है, मान लो 8 न्यूटन इसका मैक्सिमम लिमिट है। कितना है? 8 न्यूटन इसका मैक्सिमम लिमिट है। एंड मैंने ये एफ एक्सटर्नल एंड एफ एस की चर्चा की कि भाई कंपेयर करें कि क्या क्या कैसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स पहले मैंने लगाया ही नहीं, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा क्या? नहीं। एक्सपीरियंस करो, आपके घर वालों ने, पेरेंट्स ने डांटा ही नहीं तो आप गुस्सा हो जाओगे? आप खुद ही बोलोगे मैं नहीं आऊंगा करके? नहीं ना, पॉसिबल नहीं, राइट। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डांट लिया, थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे, बराबर। सो दैट आई विल गेट टू नो दैट कि जितना एफ एक्सटर्नल है
उतना ही Fs लग रहा है, so that system will be in balance condition. 2 minus 2 is equal to 0, 0 is equal to ma, acceleration is equal to 0, no state of change, no change of state. ठीक है, no change of state. आया समझ में? no change of state मतलब बैलेंस कंडीशन. आया समझ में? यही तो फ्रिक्शन की चाहत है. वो बोल रहा है कि ये दोनों लोग एक साथ ही जाएंगे, जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं. क्लियर है? इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो बाद में ही ये चाहता है फ्रिक्शन कि वो रेस्ट पे ही रहे. तो जितना मैं अप्लाई करूंगा 4 4 6 6 8 नहीं 6, ये 8 तो ये भी 8. नाउ इफ आई ट्राई टू इंप्रूव द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स 10, फ्रिक्शन की काबिलियत इधर खत्म हो गई. फ्रिक्शन बोलेगा कि भाई मेरी काबिलियत है मैक्स टू मैक्स में अप्लाई कर सकता हूं 8 न्यूटन, तो वो सिर्फ एंड सिर्फ 8 न्यूटन तक ही जाएगा एंड 8 न्यूटन के आगे नहीं जाएगा. इसीलिए इसके बाद में उसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा. चमका अच्छे से? क्लियर है? राइट. तो ये जो कुछ पार्ट है इसमें अनबैलेंस कंडीशन हुआ, मतलब इसके बाद में मैंने अगर 12 न्यूटन लगाया तो ये भी 8 न्यूटन ही लगाएगा. ये मैंने 14 न्यूटन लगाया तो भी 8 न्यूटन लगेगा. मतलब इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि भाई 0 to 8 पे मुझे बैलेंस कंडीशन मिल रहा था, जिसमें फ्रिक्शन की चाहत फुलफिल हो रही थी कि भाई समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. इधर फुलफिल नहीं हो रही है, बट फ्रिक्शन ने मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगा के ही रखा है. मतलब ये जो कुछ 8 8 8 न्यूटन है वो तो लग ही रहा है. आया समझ में? वो बंद हुआ क्या? नहीं, बट उससे ज्यादा वो नहीं लगा सकता. दैट इज इट्स लिमिटेशन. एंड इसीलिए ये फोर्स को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. जो कुछ हमारा मैक्सिमम लिमिट है इसको हम लोग बोलेंगे Fs मैक्स, एंड इसकी वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन multiplied by normal reaction, and hence this friction dependent on normal reaction. जितना ज्यादा वजन होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, राइट. बट एवरी टाइम ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि मास के ऊपर ही हमेशा नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड होगा, ऐसी बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जो कुछ बॉटल है, ये बॉटल को ऐसे रखा, ठीक है. अभी मास कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? मैं इधर लगा रहा हूं ऐसे, तो कैमरा में आ जाएगा. ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, राइट. अभी mg किधर लग रहा है? नीचे. mg किधर निकला है? nr किधर लग रहा है? nr किधर लग रहा है? ऊपर थोड़ी लगेगा nr. nr किधर लगेगा? आपके तरफ, बराबर. क्या nr का mg से कुछ लेना देना? इसीलिए हमेशा m के ऊपर nr डिपेंडेंट नहीं होगा. आया समझ में? ये जो अभी ये केस मैंने बताया उसमें nr किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? जो मैं बॉटल को होल्ड करने के लिए फोर्स अप्लाई किया, मसल फोर्स, उसके ऊपर nr डिपेंड रहेगा. बॉटल को ऐसे पकड़ा था ना मैंने छोड़ दिया था? नहीं ना, मैंने होल्ड करके रखा था. तो x डायरेक्शन वाला फोर्स मैंने ऐसे डाला था, उतना ही रिएक्शन फोर्स ऐसे हो जाएगा, दैट इज nr. ठीक है. एंड कांटेक्ट किधर हुआ था? ऐसा, वर्टिकल. इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स उसको डूबने से बचाएगा. ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. आया समझ में? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कांटेक्ट को पैरेलल अप्लाई होता है. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट को परपेंडिकुलर अप्लाई होता है. चमका अच्छे से? क्लियर है? ओके. तो इधर हम लोगों को कौन सा कंडीशन मिल रहा है? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0. इधर आ जाता है समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू ma. मतलब इधर आता है बैलेंस कंडीशन एंड इधर आता है अनबैलेंस्ड कंडीशन. इधर आ जाएगा नो स्टेट ऑफ चेंज, नो स्टेट चेंज, एंड इधर स्टेट चेंज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नॉन जीरो मिल जाएगा, बराबर. इधर स्टेट चेंज होगा, ठीक है. इसीलिए इधर एक्सेलरेशन 0 होगा
एंड इधर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। आया समझ में? क्लियर है? नाउ इन शॉर्ट इसका ही एक समराइज्ड वे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो पहली वाली केस है इधर तक, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इधर हमारा जो Fs का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, बराबर है? 0 0 2 2 4 4 6 6 8 बराबर। जब तक जान है तब तक वो कॉन्टैक्ट सरफेस फ्रिक्शन लगाएगा, बराबर। ठीक, ये कब होगा कंडीशन? कौन सी कंडीशन में होगा? क्या कंस्टेंट लगाऊंगा उसको मैंने? F एक्सटर्नल इफ इट इज लेस देन Fs मैक्स, अगर वो मैक्सिमम लिमिट के कम है तो जो कुछ फ्रिक्शन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होगा, राइट? इसीलिए मैंने बोला कि एवरी टाइम वो म्यू एस इंटू एन आर नहीं होगा। आ गया बात समझ में? एक्सेप्शन जो मैंने बोला था, राइट? तो जो कुछ एफ एस होगा वो एफ एक्सटर्नल ही होगा कभी जब एक्सटर्नल फोर्स ये फ्रिक्शनल फोर्स से भी कम है, बराबर। एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल, ठीक है। ये 3 लोग, ये छोटे हैं, ये 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, उनका वजन कम है ना, ठीक है, तो मैं खींच सकता हूं, मूव हो जाएगा, राइट। अगर मैंने इधर खींचने की कोशिश की, ठीक है, ये बेंच खींचने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं नहीं लगा रहा हूं? लगा रहा हूं, राइट। मुझे पता है, आपको थोड़ी पता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं मैं, बट ये क्या बेंच एंड ये 3 लड़के मूव हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इनके मास की वजह से mg बढ़ गया है। mg बढ़ गया है तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया है तो फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिट बढ़ गया है, फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिट बढ़ गया है। तो लिमिट उसका बढ़ गया है, तो मैं अगर जी जान लगा के फोर्स अप्लाई करूंगा तो भी मैं मेरा मसल फोर्स से ज्यादा 90 न्यूटन लगा सकता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड ये फ्रिक्शनल फोर्स है मान लो 100 न्यूटन मैक्सिमम, तो मूव कभी भी नहीं होगा। नाउ इफ आई से कि खड़े हो जाओ, क्या mg कम हो गया? mg कम हो गया, क्या मैं अभी मूव करा सकता हूं? क्योंकि nr कम हो गया, mg कम हो गया, बैठ जाओ अभी mg कम हो गया, राइट, mg कम हो गया, nr कम हो गया, nr कम हो गया, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिट कम हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स ने ज्यादा फोर्स 90 न्यूटन अप्लाई किया तो अभी उनका लिमिट कम हो गया ना, उनका 100 न्यूटन से 60 न्यूटन तक आ गया, क्योंकि ये लोग खड़े हो गए थे, ठीक है, बेंच का वजन नहीं बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इसके वजह से ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस कंडीशन में जाएगा, मतलब समेशन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। एंड इधर मैं लिख देता हूं कि एफ एस का वैल्यू रहेगा, क्या रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इधर था एक्सटर्नल फोर्स, इधर क्या रहेगा? एफ एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स। देखो इधर क्या सेम है सब कुछ, बराबर। ये कंडीशन में अनबैलेंस्ड है, मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स अगर लगाया तो क्या हो जाएगा? बॉडी मूव हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स तो उतना ही लगेगा जितना उसका मैक्सिमम लिमिट है, वो कम नहीं होगा। चमका अच्छे से? तो ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स रहेगा। कभी रहेगा? इफ एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। समझा अच्छे से? मतलब मैं इसका भी एक समराइज्ड पार्ट बता सकता हूं कि जब एक्सटर्नल, जब भी एफ एस मैक्स छोटा था, सॉरी जब भी एफ एक्सटर्नल छोटा था, राइट, इसका समराइज्ड वे क्या होगा? इफ एफ एक्सटर्नल इज छोटा तब फ्रिक्शनल फोर्स एफ एक्सटर्नल, जब एफ एस मैक्स छोटा तब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ एस मैक्स। सो जो छोटा वो फ्रिक्शन हो गया समराइज्ड वे, जो छोटा वो फ्रिक्शन। इधर देखो छोटा कौन है? एफ एक्सटर्नल, तो फ्रिक्शन कौन है? एफ एक्सटर्नल, बराबर। इधर छोटा कौन है? एफ एस मैक्स, राइट, तो फ्रिक्शन कौन? एफ एस मैक्स। तो इधर हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि एक छोटा सा समराइज्ड वे लिख देते हैं हम लोग, जो छोटा वो
फ्रिक्शन, चिंटूस, है ना? आया समझ में? तो ये है फ्रिक्शन का जलवा, ठीक है। इसमें हम लोगों को म्यू एस क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, ये लिखो, फिर बाद में हम लोग ये फ्रिक्शन के क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो ब्लॉक जब तक रुका हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो ब्लॉक जब तक रुका हुआ है तब तक वो फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। मतलब जो चार्ट में हम लोगों ने देखा था, ये चार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ये 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 ये सब कुछ क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे ही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से के विद रिस्पेक्ट मूव होने लगता है, मतलब उसका रिलेटिव मोशन हो जाता है, तब उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर जब चर्चा कर रहे हैं तब ब्लॉक M ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही लगेगा, एंड इधर और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा Fs, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन रिलेटिव मोशन between two objects is zero. If there is no motion between two objects, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि when one object is static with respect to other object, then that frictional force is called as a static friction, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है उसकी? Fs max, which is equal to mu s into nr. mu s into क्या चीज? nr. समझ लो, ठीक है। एंड दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग फोर्स, जो हम लोगों ने लिखा था अभी। आया समझ में? नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को देखना है भाई कि काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ स्टैटिक जानने के बाद आप काइनेटिक इजीली गेस कर सकते हो कि व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था? ये F एक्सटर्नल है, Fs का चार्ट है ना। एक था बैलेंस कंडीशन जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगता था जो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर था, एंड दैट इज नथिंग बट ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एंड उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू एस इंटू nr, ठीक है। जब भी ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तभी भी फ्रिक्शन रुका हुआ है क्या? फ्रिक्शन बोला मैं गिव अप कर दूंगा, मैं फ्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, ऐसे बोला है? नहीं, फ्रिक्शन तो लगेगा ही, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। एंड दैट मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा m के साथ साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? काइनेटिक फ्रिक्शन। Fk लिखेंगे, इधर Fs लिखा था, इधर Fk, K फॉर काइनेटिक, ठीक है। इधर सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बदले आ जाएगा। समझ में? क्लियर है? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इधर मैं लिख देता हूं कि भाई इसका नामकरण कैसे करें? फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स in contact when there is relative motion
बिटवीन टू, ठीक है। दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन है मतलब अनबैलेंस कंडीशन है, अनबैलेंस कंडीशन है मतलब एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। आया समझ में? एंड जैसे ही वो एफ एस मैक्स पे जाता है वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्विच मारता है म्यू एस से लेके म्यू के तक, म्यू एस से लेके म्यू के तक। मतलब इधर हमारा एफ के का वैल्यू हम लोगों को लिखना है एफ के विच इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन आर। नॉर्मल रिएक्शन है ही, राइट? एंड कीप दिस इन माइंड, ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, इसीलिए उसका कोएफिशिएंट भी ज्यादा रहेगा। सेम मास है तो एनआर भी सेम हो जाएगा फॉर हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट, ठीक है। तो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के एंड म्यू के इज फर्दर ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, जो हम लोग रोटेशनल मोशन में बाद में देखेंगे, ठीक है। इधर तक एकदम अच्छे से समझा है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच वाला जो पार्ट होता है, जो हम लोगों ने ये चार्ट में देखा, ये वाला जो पार्ट होगा, दिस इज नथिंग बट दी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिखा है ना इधर भी, मैक्सिमम लिमिट, राइट? दिस इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो हम लोग ये पहले अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। आगे जाते हुए हम लोगों को फ्लूइड में भी फ्रिक्शन लगेगा एंड ये फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे विस्कोसिटी, बराबर। मोशन अंडर ग्रेविटी में भी हम लोगों ने ये सीखा है कि भाई एयर ड्रैग हुआ तो हमारा टाइम ऑफ असेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड चेंज हो जाता है, वो होगा गैसियस स्टेट में फ्रिक्शन, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? आगे जाके ये भी लर्न करना है हम लोगों को, फ्रिक्शन इज ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, जो सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो हम लोग WPE में सीखेंगे, ठीक है। अभी ये नोट डाउन कर दो।